आपकी जितनी योजनाएं हैं उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपका साठगांठ है। और उस साठगांठ की वजह से चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो कोई भी विकास का काम हो जिसमें आप धनराशि दे रहे हैं, लेकिन उसका सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं उसके बारे में आपका कोई निगरानी नहीं है, ये आपको देखना चाहिए। बाढ़ पीड़ित लोग को, बंगाल के, उत्तर बंगाल के लोगों को, पूर्वोत्तर के भारत के लोगों को आज तक राहत नहीं मिला। उससे पहले बर्फबारी हुआ, मैं जब कृषि मंत्री थे आप, मैं जाके मिला था, लेकिन आज तक उनको राहत नहीं मिला। और आप कह रहे हैं हम योजना करेंगे, फसल योजना बनाएंगे, स्वास्थ्य बीमा योजना करेंगे। अरे उसमें तो बीमा कंपनी को फायदा हो रहा है, जो किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं बेरोजगार नौजवानों के लिए? नहीं सर, जय शाह के लिए 16,000% इनकम बढ़ेगा और बाकी नौजवानों के लिए सिर्फ पकौड़ा हाथ में मिलेगा। ये कौन सा विकास है? आप कौन सा नेता यहाँ पे है भाजपा के जो अपने बेटे को कह रहे हैं कि जाओ पकौड़ा की दुकान लगाओ? आप हिंदुस्तानी को कह रहे हैं, कहे थे 2 लाख नौकरी देंगे साल में, सवाल वो था 2 करोड़ साल में, वो नौकरी आप नहीं दिए। और इसलिए मैं समझता हूं आज हमारे देश के जो दलित, पीड़ित, वंचित और जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जो परेशानी है उसके आहट आप नहीं सुन रहे हैं, आप सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को सुन रहे हैं। और आपको अभी आप दीवार की क्या लिखाई पढ़ेंगे? यहाँ सदन में जो पोस्टर लगाया जा रहा है उसको भी आप पढ़ने में नाकाम है। मोहम्मद सलीम, थैंक यू सर। सर, जब हम राष्ट्रपति महोदय के भाषण के ऊपर, अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद ज्ञापन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण मामला होता है कि सरकार किस दिशा पे चल रही है, देश किस दिशा पे चल रही है, उसमें वो दिशा दिखाते हैं। और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, नए राष्ट्रपति आने के बाद ये उनका संसद के समक्ष हमारे इस साल के वो पहली भाषण थी, 29 को हुए। और अभी हमारे राकेश सिंह जी जब इसको मूव कर रहे थे, मोशन ऑफ थैंक्स को, तो उन्होंने घर घर गांधी जी का चश्मा पहुंचाने का दावा किया स्वच्छता अभियान के नाम पर। लेकिन 29 को जब भाषण हो रहा है, 30 तारीख गांधी जी की हत्या की गई थी, उनके दर्शन को हत्या करने की कोशिश की गई थी, वो इसमें दर्शाना चाहिए था। और मतलब एक दिन पहले भी, अभी राकेश जी भाषण देते वक्त अगले साल 125 साल पूरे होंगे अगले जब जन्म का, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जन्म के ऊपर हम सब लोगों का किसी का हाथ नहीं रहता है, लेकिन किस तरह से हम अपनी जिंदगी निभाते हैं और मृत्यु होती है किस तरह से, उसमें तो हमारा अपना एक हाथ रहता है। और मैं समझता हूं कि गांधी जी की जो हत्या है वो इस देश का पूरा स्थिति, दिशा और दशा क्या होगा उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 125 साल से 70 साल उनके हत्या की बात थी, वो राष्ट्रपति जी के भाषण में थोड़ा आ जाने से अच्छा रहता। मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा कि एक राजनीतिक और आर्थिक दोनों लोकतंत्र के बारे में, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रेफरेंस देकर के ये कहा। हम वामपंथी शुरू से ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव में हिस्सा लेना, वोट डालना ही लोकतंत्र नहीं है। आर्थिक आजादी होनी चाहिए, राजनीतिक आजादी होनी चाहिए। और इसके लिए हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है, प्रतिष्ठान है, लोकतांत्रिक जितने प्रतिष्ठान है, उसको और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और जनवरी महीने में 1 तारीख को हमने देखा, आप जो हमारे अनुसूचित जाति हैं, दलित हैं, वो 200 साल वो भीमा कोरेगांव के जो घटना आप सबको मालूम है, उसका वो आयोजन करते हैं, उनका एक अपना गौरव गाथा है। और उस दिन किस तरह से ये जातिवादी तत्व किस तरह से उनके ऊपर हमला बोल दिए। और मैं समझता हूं जब हम इतने गौरव से कहते थे कि हमारे दलित श्रेणी से आए हुए हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, तो जनवरी महीने में जब वो भाषण दे रहे हैं तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो संदेश जाता। सरकार निंदा नहीं की, लेकिन अगर महामहिम राष्ट्रपति करते तो जो अनुसूचित जाति जनजाति है, सिर्फ उनका कल्याण का मामला नहीं, उनके जो अधिकार है इस लोकतंत्र में, इस देश में, वो भी स्पष्ट रूप से सामने आता। मैं समझता हूं कि हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग है, उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा एक निशाना साधा जा रहा है।
हम नए भारत की बात करते हैं। आजादी के बाद हमने हमारी आजादी की लड़ाई के 200 साल के धरोहर से हमने जो सीख लिया और जो हमारे संविधान में और प्रतिष्ठानों में हमने किया, उसका एक बड़ा ये 4 पिलर्स है। जैसे एक चेयर का 4 पहिया होता है, चौकी का 4 पहिया होता है, और उसमें एक है हमारा संसदीय लोकतंत्र। आज वो संसदीय लोकतंत्र का जो परंपरा है वो उसमें बहुत बड़ा हमला हो रहा है। और आप देखेंगे कि हम ये तो सत्र सिर्फ कम हो रहे ऐसी बात नहीं है। अभी हम ये 9 दिन हो रहा है, पहली बार विपक्ष का किसी को आवाज, अब 3 रोज हमारा ऐसे गया क्योंकि अलग अलग कारण से हमारे साथी भी कुछ के निधन हो गया, लेकिन हमने राष्ट्रपति जी का भाषण सुना, फिर हमने वित्त मंत्री का भाषण सुना, और फिर हमने कल प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुना उस सदन में, और उसके लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। और जब ये हमारा जो रूल है उसमें ये है कि प्रेसिडेंस ओवर अदर बिजनेस, मैं रूल बुक की बात कर रहा हूं, जो राष्ट्रपति जी के भाषण होने से उसके बाद हमारा पहला काम होता है ये धन्यवाद ज्ञापन करना। लेकिन सरकार सत्र बुलाए ऐसे कि हम उस चर्चा को नहीं कर पाए, और उसके बाद बजट रख दिया गया। अभी महताब जी कह रहे थे कि जब चर्चा हुआ तो बजट और ये दोनों मिल गया, क्योंकि जाहिर बात है तब तक बजट भी आ चुका है। लेकिन बजट का अलग से चर्चा कभी नहीं होता है। रूडी जी, संसद में आप पुराने हैं, लेकिन मैं भी हूं, पहले इसको निपटाना पड़ता है और उसके बाद, यही परंपरा, यही रूल बुक का है। लेकिन बाद में आजकल रूल बुक के मुताबिक तो हो नहीं रहा है, वो अलग बात है, और इसलिए वो इंटरट्वाइन हो जाता है। लेकिन बजट के बारे में हमारे जो साथी कहेंगे तो वो कहेंगे, मैं बजट का आंकड़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरफ ये इशारा किया गया, मैं कह रहा था, एक संसदीय हमारा लोकतांत्रिक है एक पिलर, दूसरा हमारा संघीय ढांचा है। आप देखिए आंध्र प्रदेश के हमारे साथी वो अपने मांग लेकर के सदन में आए इस चर्चा के बीच में ही, और एक माहौल ऐसा बना। लेकिन क्यों आप संघीय ढांचा जो है, जब उड़ीसा के साथी हमारे कहे तो वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है ट्राइब्यूनल बनाने का, सरकार निरपेक्ष नहीं है, छत्तीसगढ़ की तरफ है। अब ये राजनीतिक आप बोलते हैं, उससे ऊपर उठ करके काम करना है। जब भी इंटर स्टेट कोई सवाल आता है तो केंद्र सरकार को अंपायर बनना चाहिए, रेफरी बनना चाहिए, पार्टी नहीं बनना चाहिए। और यही कारण दूसरे तमाम राज्यों में भी है। आप देखो नागालैंड के बारे में प्रधानमंत्री घोषणा कर दिए कि हमारा जो है एग्रीमेंट हो गया। क्या हुआ, कहां हुआ? आप पारदर्शिता की बात करते हैं, होम मिनिस्टर साहब यहाँ घर पे यहाँ सदन में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हुआ नागालैंड के साथ? ये पार्टी का मामला नहीं है, वो तो आपके पार्टी में वहां पे उलझे हुए हैं कि किससे समझौता करेंगे, चुनाव में किसके साथ लड़ेंगे। मामला सिर्फ चुनावी नहीं है। त्रिपुरा में अभी चुनाव है, अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो पार्टी का स्ट्रेटेजिक बैठक हो, किस तरह से हम चुनाव में जीते, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सलाह ले, ये तो हमारा प्रतिष्ठान के ऊपर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और IPFT जो वहां पे अलग राज्य की बात कर रही है, जो विदेश के मिट्टी में रह करके हमारे वहां अलगाववादी काम कर रही है, आप उनके साथ समझौता किए चुनाव में फायदा लेने के लिए, और वहां जाकर के उस पूर्वोत्तर भारत में जो चुनाव है, जो चुनौती है, आप भाषण देने जाकर के पाकिस्तान को वहां से मशवरा दे रहे हैं या ललकार रहे हैं। आज जब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि सीमा पर आए दिन हमारे फौजी मारे जा रहे हैं। अभी वो कुंडू यंग अफसर कैप्टन दूसरे साथियों के साथ, उसके बाद दूसरे दिन फिर एक की मौत हो गई। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहा था कि हमने सबक सिखा दिया, और आज इंक्वेशन रेगुलर हो रहा है। इतने ज्यादा हमारे फौजी कभी सीमा पर नहीं मारे गए। सरकार, पहले हम कहते थे प्रॉक्सी वार आतंकियों के द्वारा करते थे, अब तो ये तो न प्रॉक्सी वार हो रहा है, वो हमेशा गोलीबारी चलती जा रही है। 56 इंच की छाती दिखाकर आए थे, हमें लगा कि ये 56 इंच का जुबान है, छाती नहीं है, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आप छाती को, जुबान को छाती बोल करके बेच दिए और लोग खरीद लिया, और रोजाना आप कहते हैं कि हम कड़ा से कड़ा जवाब देंगे। हाँ तो कहेंगे आप खामोश हैं, इसलिए मैं कहूंगा। अच्छा, मैं कह रहा सर, अभी आप वेस्ट बंगाल में जो सरकार में है, पहले आपके एनडीए के साथ थे ना, अभी ये बता रहे थे ना कि 25 दल का एनडीए था, शिवसेना आपके साथी बता रहे थे, महाराष्ट्र के टीडीपी भी आपके साथी हैं, उस वक्त भी थे, अभी शिवसेना आपके साथी हैं, सरकार में साझेदारी है, और वेस्ट बंगाल में जिनकी सरकार है वो भी पहले एनडीए में आपके साथ थे, और वो पुराना है कुछ मामला, लेकिन मैं उस बारे में नहीं जा रहा हूं। वो 25 साथी कहां चले गए? आप एनडीए की बात करते हो, लेकिन जो अक्सर ये परंपरा भी थी कि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव में सर
द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द रूलिंग कोalition, तो उस वक्त ऐसा होता था कि सत्ता के पक्ष में बड़ी पार्टी जो है वो पहले मोशन मूव करती थी और जो दूसरे पार्टी होते थे वो उसको सेकंड करते थे। अभी भी एक कोalition सरकार है, एनडीए सरकार है, लेकिन ये भी नया परंपरा डाला गया है कि आप अपने दूसरे साथी को यकीन नहीं कर पा रहे हैं और दोनों ही बीजेपी की तरफ से आपको बोलना पड़ रहा है, धन्यवाद ज्ञापन के सेकंड करने में भी। पहले ऐसा नहीं होता था, हम भी तो 27 साल हो गया, पार्लियामेंट में 28 साल, तो ये अच्छी बात है, आपका अपना प्रायोरिटी है, लेकिन क्यों? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। आपके अपने घटक दल ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। सुबह राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री आंध्र प्रदेश को ये कहे कि हमने ये तुम्हारा मांग को देख लेंगे, पहले होने से वो चुपचाप बैठ जाते। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट ये है ना, क्योंकि ऐसे प्रोमिसेस बहुत हो गए, ऐसे प्रोमिसेस इतने हुए कि लोग और विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि होने वाला है, और ये सबसे बड़ा चुनौती है। शिक्षा के बारे में प्लीज अभी कहूंगा, अभी मैं कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं कहा, मैं तो उधर दिखा रहा हूँ, कभी वो बैठते हैं कभी आप बैठते हैं, तो सत्ता पक्ष को आईना दिखा रहा हूँ। टुडे वी हैव टू कंप्लीट द प्लीज सर, therefore you address the chair and be very सर, जस्ट आई गिव द इंट्रोडक्शन। शिक्षा सर, एजुकेशन के बारे में आप अभी क्या कहें? 20 एमिनेंस के इंस्टीट्यूशन आप बनाएंगे, यही तो है ना भाषण में। अच्छा, आपको याद होगा राजनाथ जी, हम आप एक साथ संसद में आए हैं, ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कह रहे थे ना 80 के दशक में, उस समय भी हम विरोध किए थे कि हमारा प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, स्कूली शिक्षा, उसका दयनीय स्थिति होगा, लोग बक्से में डब्बे में भर भर करके प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, और हम 20 एमिनेंस की बात कर रहे हैं। नाम बदल गया, वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बोले थे, आप सेंटर ऑफ एमिनेंस बोल रहे हैं। तो पुराने शराब को नए बोतल में डालने की कोशिश की जा रही है। कंसेप्ट कुछ नया ले आओ, कंसेप्ट कुछ नया ले आओ। राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जो काम आपको करना था, उसमें सबसे पहला काम था कि जीडीपी का जो प्रतिशत है शिक्षा में और स्वास्थ्य में, उसको आपको खर्च करना था। आपने बेशक नेशनल हेल्थ पॉलिसी ले आया, लेकिन जीडीपी के जो एलोकेशन टुवर्ड्स हेल्थ एंड एजुकेशन, जनता को चाहिए बीमारी का इलाज, अस्पताल में बेड, डॉक्टर, नर्स, टेक्निकल स्टाफ, ये जरूरी है। आप कह रहे हैं बाबा मरिए तो बैल बटिए, तुम बीमार हो गए तो सरकार योजना बना रही है 5 लाख रुपया मिलेगा। अच्छा, एक आप 2000 करोड़ रुपया रख करके, मैं बजट के बारे में नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन ये आप सपना दिखा रहे हैं। सवाल ये क्या है? सवाल है कि हमें जब बीमार पड़ेंगे तो हमारा जमीन को बंधक करके हमें इलाज का बंदोबस्त नहीं करना पड़े, दर दर बेड के लिए ये अस्पताल से वो अस्पताल घूमना नहीं पड़े। सर, मिनिमम वेज, आप लेबर की बात करें, श्रम की बात करें, नोटबंदी, जीएसटी के बाद और मंदी के, आर्थिक मंदी के बाद, सब माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अब्रॉड और फ्रॉम विद इन कंट्री, उनको बहुत परेशानी हो रहा है। सरकार उसके बारे में एक शब्द नहीं खर्च की। माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में, हमारे बंगाल के माइग्रेंट लेबर अफराजुल, वो कत्ल हुआ राजस्थान में, गुजरात में हुआ मधु सरकार, और देश की स्थिति ऐसा बन रहा है। इंटरनल माइग्रेशन तो होंगे, लेकिन उनको जो सुरक्षा के अभाव हो रहे हैं, वो हेट क्राइम जो हो रहा है। अभी अंकित सक्सेना, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, एक पसंद के मुताबिक शादी करेगा, चाहे वो हादिया हो केरल की, चाहे अंकित सक्सेना हो दिल्ली के, लेकिन हम ऐसे एक माहौल बना रहे हैं जहां पे व्यक्तिगत जो पसंद है उसके बजाय उसको मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं किसी के ऊपर दोषारोप नहीं कर रहा हूं, ये देश का माहौल बन रहा है, और ये हेट क्राइम के खिलाफ सरकार को कुछ तो दिशा दिखाना चाहिए, कुछ तो निर्देश देना चाहिए। इसी तरह से सीनियर सिटीजन, सर, हम आप सब 2 दिन बाद सीनियर सिटीजन होंगे। सीनियर सिटीजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है मिनिमम पेंशन और सोशल सिक्योरिटी के बारे में गारंटी करने की जरूरत है, लेकिन आज भी ऐसे सरकार के कर्मचारी हैं, सरकारी उपक्रम के कर्मचारी हैं, जिनको मिनिमम वो नहीं मिल रहा है पेंशन, उनका जिंदगी दोबारा हो रहा है महंगाई के जमाने में। सर, इसी तरीके से हमारे चाय बगीचा के मजदूर, टी गार्डन, डुअर्स और दार्जिलिंग में उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। पिछले साल मार्च में उनका वो एनुअल खत्म हो गया एग्रीमेंट, आज तक एग्रीमेंट नहीं हुआ। और स्टेट गवर्नमेंट जो अनाउंस की है, आप बंगाल के बारे में बोल रहे थे ना, दार्जिलिंग से आपका एमपी आता है, वो खामोश है। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, और जो मिनिमम वेज है, सुप्रीम कोर्ट जो कही, सरकार की जो घोषणा है, उससे चाय बगीचा के मजदूर को उससे भी कम
जो वेज है वो निर्धारित किया जा रहा है। कौन ये कहेंगे? जब चुनाव आया, ये सरकार वो सरकार दोनों मिलकर चाय बगीचा बोलकर भाषण दिए। अब चुनाव नहीं है बंगाल में, अब आप बंगाल के चाय बगीचा के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। Please wind up. सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, यू आर ऑल्सो अफेक्टेड, आई एम ऑल्सो अफेक्टेड। होस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके लिए दिशा सरकार यहां घोषणा की थी। मैं उत्तर दिनाजपुर से आता हूं, अहलुवालिया जी उसी एमपी मिनिस्टर, ही इज द चेयरमैन। आज तक वो कमेटी गठित नहीं हुआ, आज तक वो कमेटी का बैठक नहीं बुलाया गया। मैं बंगाल के बारे में बोल रहा हूं। आपकी जितनी योजनाएं हैं उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपका साठगांठ है। और उस साठगांठ की वजह से चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो कोई भी विकास का काम हो जिसमें आप धनराशि दे रहे हैं, लेकिन उसका सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में आपका कोई निगरानी नहीं है। ये आपको देखना चाहिए। बाढ़ पीड़ित लोग को, बंगाल के, उत्तर बंगाल के लोगों को, पूर्वोत्तर के भारत के लोगों को आज तक राहत नहीं मिला। उससे पहले बर्फबारी हुआ, मैं जब कृषि मंत्री थे मैं जाके मिला था, लेकिन आज तक उनको राहत नहीं मिला। और आप कह रहे हैं हम योजना करेंगे, फसल योजना बनाएंगे, स्वास्थ्य बीमा योजना करेंगे। अरे उसमें तो बीमा कंपनी को फायदा हो रहा है, जो किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बेरोजगार नौजवानों के लिए नहीं सर, जय शाह के लिए 16,000% इनकम बढ़ेगा और बाकी नौजवानों के लिए सिर्फ पकौड़ा हाथ में मिलेगा। ये कौन सा विकास है? सर, आप कौन सा नेता यहाँ पे है भाजपा के जो अपने बेटे को कह रहे हैं कि जाओ पकौड़ा की दुकान लगाओ? आप हिंदुस्तानी को कह रहे हैं, कहे थे 2 लाख नौकरी देंगे साल में, सवाल वो था 2 करोड़ साल में, वो नौकरी आप नहीं दिए। और इसलिए मैं समझता हूं आज हमारे देश के जो दलित, पीड़ित, वंचित और जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जो परेशानी है उसके आहट आप नहीं सुन रहे हैं, आप सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को सुन रहे हैं। और आपको अभी आप दीवार की क्या दिखाई पड़ेंगे? यहाँ सदन में जो पोस्टर लगाया जा रहा है उसको भी आप पढ़ने में नाकाम हैं।